हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम अपनी जो यूनिट 2 की डिसेंट्रलाइजेशन की जो सीरीज चल रही है उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, हमने टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पर हमारी पिछली वीडियो कंप्लीट करी थी, जहां पर टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दैट इज पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन और भी तरह के डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की जो हिस्ट्री है। डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली में हमारे इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, क्या ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था, क्या ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, या उससे भी पहले की बात है। तो इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो 3 तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसकी जो टाइमलाइन है उसको हम कितने तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में। सबसे पहली है प्री ब्रिटिश, ब्रिटिश से आने से, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। एंड सेकेंड इज ब्रिटिशर्स का एरा, किनका, ब्रिटिशर्स एरा। एंड द थर्ड इज पोस्ट ब्रिटिशर्स। पोस्ट ब्रिटिशर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंट का टाइम है, इंडिपेंडेंट के बाद, ठीक है, पोस्ट ब्रिटिशर्स। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसकी हिस्ट्री देखेंगे, प्री ब्रिटिश की। तो जो लोकल लेवल पर जो गवर्नेंस का सिस्टम हुआ करता था, ये हम बात कब की कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं वैदिक एरा की। आपको पता होगा हमारे जो कितने वेद होते हैं, हमारे 4 वेद होते हैं, उनमें से जो एक वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम का मेंशन मिलता है हमको। अब जो वो मेंशन होता है ना, वो सीधा डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से या पंचायती राज के सिस्टम से नहीं मिलता। वहां पर क्या मेंशन है, ऋग्वेद में एक टर्म मेंशन है जिसको हम बोलते हैं सभा। ये टर्म मेंशन है। ये टर्म का मतलब क्या बता रखा है ऋग्वेद में कि यहाँ पर क्या होता था कि एक जो पूरे विलेज होता था ना, उसकी कम्युनिटी के सारे बड़े लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, औरतें सब एक जगह बैठते थे और ऐसा डिसीजन लेते थे जो पूरे गांव को अफेक्ट करता हो। बट उन्होंने धीरे धीरे करके इस चीज को रियलाइज किया कि ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, कभी कोई लोग गांव में है, कभी कोई कहीं बाहर गया हुआ है, या कभी कोई किसी काम में व्यस्त है। तो इस सभा का जो रूप था, जो इसका अपना खुद का मॉडल था, उसने क्या किया, खुद को अपग्रेड किया। इन्होंने क्या सोचा, सभा के विलेज के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि सही है, हम अपनी पावर किसी एक को दे देते हैं, हम अपनी पावर किसी को दे देते हैं कि जिससे हम यहाँ हो ना हो, वो हमारे बिहाफ पर वो डिसीजन ले सके, या पूरे गांव के लिए कोई एक डिसीजन ले सके जो पूरे गांव के लिए अच्छा साबित हो। तो उन्होंने जो अपनी जो पावर थी वो किसको दे दी, पंचायत को दे दी। किसको दे दी, पंचायत को दे दी। और यहाँ पे जो पंचायत का मतलब बताया गया वो क्या बताया गया, दैट इज काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स। ये देखो, आपको पंचायत शब्द में भी पंच दिख रहा होगा, पंच मतलब 5। तो क्या करा, उस सभा को उन्होंने किस में रिड्यूस कर दिया, 5 लोगों की काउंसिल में रिड्यूस कर दिया कि जब सभा में भले ही सारे लोग हो ना हो, पर अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो पूरे गांव को अफेक्ट करता है, तो वो ये 5 लोग भी ले सकेंगे। तो ये था प्री ब्रिटिशर्स, मतलब वैदिक टाइम के बाद का जो था। वैदिक टाइम पर जो हमारा मॉडल चल रहा था लोकल गवर्नेंस का, वो ये चल रहा था। बट उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, एंड ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडिंग कंपनी हमारे यहाँ कब आए, इन 1600s में आए। कब आए, 1600s में आए। और उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम तक अपना जो मोटिव रखा, वो प्योर मोटिव क्या था, प्रॉफिट का। पर धीरे धीरे करके जब उनका मोटिव चेंज हुआ प्रॉफिट से, जब उनका मोटिव पावर में हुआ, तो उनको भी एक चीज सताने लगी कि अब हम लोकल लेवल पर गवर्नेंस कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो हमें देखने को मिलता है, या फर्स्ट एक्शन ब्रिटिशर्स की तरफ से जो हमें देखने को मिलता है, वो जिन्होंने कुछ लोकल गवर्नेंस सिस्टम को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, लोकल लेवल पर जो सिस्टम था उसको कॉपी करने की कोशिश करी, वो था सबसे पहला रिपन रेजोल्यूशन। रिपन रेजोल्यूशन आया इन द ईयर ऑफ 1882। रिपन रेजोल्यूशन कब आया, 1882 में आया। रिपन रेजोल्यूशन का क्या था, वो उसने एक थ्योरेटिकल कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए। इसमें क्या थे, सिर्फ प्रिंसिपल्स थे, जहां पर उन्होंने बोला कि वो लोकल लेवल पर जो पार्टिसिपेशन है वो लोगों का बढ़ाना चाहते हैं। वो कैसे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिस्टम की बात नहीं कही गई, बस रेजोल्यूशन में कुछ एक प्रिंसिपल्स थे, उस थ्योरी को लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन आया, जो इसका प्योर सिस्टम फॉर्मेशन हुआ लोकल लेवल पे कि कैसे सिस्टम बनेगा, उसमें इलेक्शंस कैसे होंगे, इन सब का जो पूरा सिस्टम बन के आया ना,
वो आया इन द ईयर ऑफ 1885 और वो किस एक्ट के नाम से आया? वो आया बंगाल लोकल लेवल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1885। यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो भी रिपन रेजोल्यूशन में प्रिंसिपल्स दिए गए थे उनको क्या किया, उसने एक्टिवली इंप्लीमेंट किया, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करवाया। पर जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव होता था ना, ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव होता था उनका खुद का प्रॉफिट, उनका खुद की पावर, उनको लोगों को एक्सप्लॉइट करना था, लोकल लेवल को एक्सप्लॉइट करना था। तो जो उन्होंने यहाँ पर लोकल लेवल की गवर्नमेंट को जो पावर्स दी ना, दे वर नॉट एट ऑल डिसेंट्रलाइज्ड, उनको सारी पावर्स नहीं मिली, उनको जैसे कि कोई फाइनेंशियल पावर नहीं दी गई, उनको सिर्फ काम दे दिए गए कि आपको गांव में ये काम करना है, आपको गांव में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, आपको गांव में पेड़ों को देखना है और उनकी रिपोर्ट हमें देनी है, और जो डिसीजन आएगा वो कौन लेंगे? खुद ब्रिटिशर्स लेते थे। तो आपको पता है इट इज नॉट एट ऑल अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो बस डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर दिखावा था। इस चीज को उन्होंने थोड़ा सा और अच्छा कब किया? आपको एक बात पता होगी, 1885 में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो आज के नाम पे कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में। जब 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ ना, तो उन्होंने सारे लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाने के लिए ब्रिटिशर से लड़ाई की, फाइट करा, और फिर वो 1919 में एक और एक्ट लेके आए जिसका नाम सेम ही था, क्या? बंगाल लोकल लेवल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, जहां पर पहले से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया, पहले से ज्यादा पावर्स दी गई। पर अगेन अगर हम इस एक्ट को भी ये नहीं कह सकते कि ये जो आज के टाइम पे हम डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन इस एक्ट में भी नहीं दी गई थी। अब इसके बाद 1990 के बाद तो आपको पता ही है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो बहुत एक्टिवली तेज हो गया था, और उसके बाद जो दोबारा लोकल गवर्नेंस सिस्टम का जो पूरा क्वेश्चन उठा, वो कब उठा? 1947 के बाद, दैट इज पोस्ट ब्रिटिशर्स में। अब उसकी क्या कहानी है उसको हम समझते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? पोस्ट ब्रिटिशर्स की। पोस्ट ब्रिटिशर्स, यहां हम बोलो कि आफ्टर 1947। तो 1947 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संविधान सभा थी, वो इस चीज पर सोचने लगी कि क्या हमें लोगों को लोकल लेवल पर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, और अगर करवाना चाहिए तो कैसे करवाना चाहिए। अच्छा, 1947 से पहले हम पंचायती राज सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ गए थे, क्योंकि हमें बस क्या करना था, जो ब्रिटिशर्स ने लोकल लेवल पर जो एक सिस्टम बनाया था, हमें उसका एक्सप्लॉयटेशन का नेचर हटाना था बस, क्योंकि वो सिस्टम तो अच्छा था, बट जो इंटेंशंस थी ब्रिटिशर्स की वो कैसी थी? एक्सप्लॉयटेशन वाली सारी इंटेंशंस थी। तो उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट एक बात समझ गई थी कि जो भी लोकल लेवल पर गवर्नेंस चलता है, उसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? उसका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। तो हमें सिर्फ उसको हटाना है और वहां पर लोगों को रियली में लोकल लेवल पे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करवाना है। तो जब ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आफ्टर 1947 उनके सामने उठा, तो उनसे भी पूछा गया कि सर आप लोकल लेवल पे गवर्नेंस को कैसे सुधारेंगे या पंचायती राज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने इस क्वेश्चन को बोला कि इस क्वेश्चन को हम बाद में एड्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो प्रायोरिटीज थी वो पहले से डिफरेंट थी। हमारी प्रायोरिटी, जैसे आके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो किसका था? नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था। नेशन बिल्डिंग मतलब हमारे पास जितने भी राजे रजवाड़े थे उनको एक साथ लेके आना था, हमारे पास बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी थी, लोगों को जो एक हमने पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो फॉलो किया था उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट बनाना, जुडिशरी बनाना, ये सब हमारे पास काम पहले से ही थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि इसको अभी हम एक्टिवली, हम इसको हाई प्रायोरिटी पे ना रखे, इसको बाद के लिए हम रख देंगे। तो ऐसे जो भी आर्टिकल्स थे या ऐसे जो भी प्रोविजंस थे जो गवर्नमेंट ने बोला कि ये स्टेट बाद में फुलफिल करेगा, उनको किसके अंडर रखा गया? डीपीएसपीस के अंदर रखा गया। किसके अंदर? डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें ऑब्वियस सी बात है पंचायती राज को भी जगह मिली, किसमें? आर्टिकल 40।
आर्टिकल 40 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक डीपीएसपी के अंडर आता है। उसमें किसको जगह दी गई? लोकल लेवल का जो जितना भी गवर्नेंस का सिस्टम है, वेदर पंचायती राज देख लो आप विलेज लेवल पर या अर्बन एरियाज में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिस्टम को देख लीजिए, उन सबको जगह कहाँ मिली कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 40 में जगह मिली। अब उसके बाद बाय द ईयर्स इन द ईयर ऑफ 1957 क्या हुआ? यहां पर आपको पता है कि उस टाइम पर पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। अब इस कमेटी को उन्होंने रोल क्या दिया? इस कमेटी को जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आप हमें एक चीज एग्जामिन करके बताइए कि जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको हम और अच्छे से कैसे इंप्रूव करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनकी जो रिकमेंडेशन आई उनको सिर्फ यही सोल काम दिया गया, और आफ्टर 1 ईयर इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए, और उस रिकमेंडेशन में उन्होंने बोला कि आप जो पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन जो है, जो आपने अभी तक डीपीएसपी में डाला हुआ है, उसको ऑन ग्राउंड आप इंप्लीमेंट कीजिए। इसने क्या बोला? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज, या आप कह लीजिए कि इसने बोला कि आपको क्या करना चाहिए? अब जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए। एंड एक्चुअली में भी उस टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, बट रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो पंचायती राज सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो किसको दी गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी स्टेट लेवल पर दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई कि भाई आप अपने स्टेट में अपने हिसाब से विलेज लेवल पर क्या बनाइए? पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करिए, पूरा सिस्टम बनाइए। और उस रिकमेंडेशन पे उस स्टेट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उन पे उस स्टेट ने बहुत अच्छे से काम भी किया। जैसे कि इन द ईयर ऑफ 1959 राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने इस रिकमेंडेशन को माना और उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का कोशिश करी। एंड इसी लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश डिड द सेम थिंग, उसने भी यही काम किया कि उसने भी लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया। बट उस टाइम पर हमने ये देखा कि पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश तो किया गया, बट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड जो कमेटी बनी वो बनी इन द ईयर ऑफ 1977। उस कमेटी को किसने बनाया था? उस कमेटी का सबसे पहला नाम था अशोक मेहता कमेटी। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा कि उनके चीफ कौन होंगे, जो उस कमेटी के चेयरमैन होंगे वो कौन थे? अशोक मेहता। और ये जो कमेटी बनाई गई ये जनता गवर्नमेंट, उस टाइम पर जो इनके पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई। उन्होंने इस कमेटी को बनाया और उन्होंने सिंपल बोला कि जितने भी अभी तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जिन जिन स्टेट में पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको एग्जामिन करके बताइए कि वहां पर क्या गलती हो रही है या वहां पर हम उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो अशोक मेहता कमेटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आया वो रिकमेंडेशन आया कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दीजिए। क्या करिए आप कि पंचायत को, या जो लोकल लेवल का था पंचायत को, आप क्या करिए? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। अब आप बोलेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो पंचायती राज पहले से ही मेंशन है, कहाँ गया? हमने आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में हमने पंचायत को पहले से ही मेंशन कर रखा है, हमने कर रखा है, बट उसको स्टेट ने, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप आने वाले टाइम में जब आपको सुइटेबल लगे टाइम आप उसको इंप्लीमेंट करिए। बट जो अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था वो रिकमेंडेशन था कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए कि इट इज नाउ एक्टिवली इंप्लीमेंटेड। बट जब तक इस कमिटी की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाता उससे पहले ही उनकी गवर्नमेंट गिर गई। तो इसके बाद अगेन एक कमेटी बनी, वो बनी कब? 1985 में। उस कमेटी का नाम था GVK राव कमेटी। अब ये जो कमेटी थी ये किसने बनाई थी? ये कमेटी थी वो बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा। किसने? प्लानिंग कमीशन। उस टाइम पर, जो आज के टाइम पर आप नीति आयोग का नाम सुनते होंगे,
आज के टाइम पर जो आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा, वो पहले क्या हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन। जितनी भी पूरी ओवरऑल प्लानिंग हुआ करती थी पूरे सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, उस सबको प्लान कौन करता था, प्लानिंग कमीशन। तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई, दैट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ GV.K. राव। उन्होंने भी एक ही काम दिया उस कमेटी को कि आप ये बताइए एग्जामिन करके कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हाउ दे आर वर्किंग। तो GV.K. राव कमेटी ने पता है क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि जो पंचायती राज सिस्टम है दे आर वर्किंग एट ग्रास रूट लेवल। वो वर्क तो कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, जो वो रूट है ना पर वो रूट ही मिसिंग है। मतलब वो लोकल लेवल पर काम तो कर रहे हैं, पर जो लोकल लेवल की वो जो चीज चाहते हैं, वो जो स्कीम्स चाहते हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं हो पा रही। एंड देन द लास्ट कमिटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1986, इसने ये किसने बनाई थी, दिस वाज मेड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर राजीव गांधी। और इस कमिटी का नाम था LM सिंघवी कमेटी। क्या बोलते हैं इसको, LM सिंघवी कमेटी। इनसे भी सेम बात पूछी गई, तो इन्होंने भी एक ही रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने बोला कि जो अशोक मेहता कमेटी ने बोला था ना कि आप पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दीजिए, बस आप उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। जो भी अभी सिस्टम चल रहा है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अर्बन एरियाज में जो सिस्टम चल रहा है, वो काफी हद तक सुधर जाएगा। और फाइनली क्योंकि राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के पास उस टाइम पे मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया वो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ, 1992 में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 1992 में जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाए गए, उनके एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए। उन प्रोविजंस को हम कौन सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।